गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में स्पीत में बारिश के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए, आपने पीछे पढ़ा है पिछले पार्ट में कि किस तरह से कालिदास ने अपने ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और उनके वर्षा वर्णन का क्या ठाट बाट था, क्या तरीका था। लेकिन चूँकि स्पीत एक ऐसा स्थान है जहाँ लाहुल से भी कम वर्षा होती है, तो स्पीत में वर्षा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है, आज हम यहाँ से इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सकें और उनके पढ़ाई में भी कोई अवरोध ना उत्पन्न हो। तो आइए हम देखते हैं कि स्पीत में किस तरह से वर्षा का वर्णन किया जा सकता है। देखिए, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाली हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। हे प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, यानी जो जल हैं, जल की फुहार से भरे हुए जो बादल हैं, वो बादल जो हैं मतवाली हाथी के समान है। जैसे कोई मतवाला मस्त मदमस्त हाथी हो, उस मतवाले हाथी के समान है। और उन बादलों में चमकती हुई जो बिजलियां हैं वो झंडियों के समान प्रतीत हो रही हैं। और इनकी गरज जो है, बादलों की जो गरज है, वह नगाड़े के बजते हुए ध्वनि के समान है। ऐसे में यह कामी जनों का जो सबसे प्रिय पावस ऋतु है, पावस माने जो वर्षा ऋतु है, वह राजाओं का अर्थात बादल रूपी मतवाले हाथी पर बैठ करके बिजली रूपी झंडी को फहराता हुआ, बादलों के गरज रूपी नगाड़े को बजाता हुआ पावस ऋतु जो है वह राजाओं के समान आ पहुंचा है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्फीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। देखिए, यहाँ लेखक कह रहा है कि यहाँ पावस जो है वह नहीं आता है, अर्थात पावस की ऋतु यहाँ नहीं आती है, क्योंकि कालिदास की वर्षा की जो सुंदरता है वह केवल विंध्याचल में ही है, हिमालय की इन मध्य की घाटियों में नहीं है। अर्थात विंध्याचल जैसे पर्वतों में ही कालिदास की वर्षा की सुंदरता दिखाई देती है, हिमालय के मध्य घाटियों में वह सुंदरता हमको देखने को नहीं मिलती है। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्फीत के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। लेखक कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि इस वर्षा, लालित्य माने तो सुंदरता, वर्षा की सुंदरता को लाहुल और स्फीत के लोग जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, इसीलिए जो वर्षा है वह लाहुल और स्फीति के नर नारियों के संवेदन का कारण नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। यानी ये सब जो हैं कि वर्षा के कारण होने वाले परिवर्तन हैं। इस तरह से जैसे जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो जल की अधिकता के कारण नदियाँ प्रवाहित होने लगती हैं, मस्त हाथी चिघाड़ने लगते हैं। चूँकि वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है, तो ग्रीष्म ऋतु में तमाम पौधे मुरझा जाते हैं पानी के अभाव के कारण। वही पौधे जब वर्षा होती है तो जंगल में हरे भरे हो जाते हैं, और जो अपने प्रियतम से दूर स्त्रियां हैं वो भी प्रिय की याद में रोने लगती हैं, मोर नाचने लगते हैं, और बंदर भी वर्षा से बचने के लिए पर्वत की गुफाओं में जा कर के छिप जाते हैं। ये सारी बातें शायद लाहुल और स्पीत के लोगों को पता नहीं होंगी। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करे, तो शायद स्फीत के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। कवि कह रहा है कि इस तरह से अगर कालिदास स्वयं आकर के
अपने सुंदर गुणों से और सुंदर लगने वाली वाणी से उस वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ के नर नारियों के समक्ष करें कि यह वर्षा ऋतु आपके मन की सभी मुरादें पूरी कर देगा। साधे माने मुरादें या इच्छा पूरी करेगा। तो शायद स्पीति के नर और नारी कालिदास से यही प्रश्न करेंगे कि यह कैसा देवता है, क्या नाम है उसका जो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, कहाँ रहता है, और अगर वो सब जगह आता है तो यहाँ हमारी स्पीति में वह क्यों नहीं आता है। निश्चित है कि स्पीति के नर नारी इसी तरह का प्रश्न उससे करेंगे। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। लेखक कह रहा है कि स्पीति में कभी कभी वर्षा ऋतु होती है, वर्षा होती है, लेकिन यहाँ वर्षा जो है वह लोगों के मन की इच्छाओं को पूरा नहीं करती है, बल्कि यहाँ की धरती हमेशा सूखी, ठंडी और बंध्या, बंध्या का मतलब है कि वनस्पतियों से रहित होती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। फिर लेखक कह रहा है कि स्पीति में साल में केवल एक बार एक फसल ही होती है, जिसमें 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों ये फसलें उत्पन्न होती हैं। इसमें भी जौ मुख्य है और इनमें भी सबसे अधिक मुख्य फसल जो है वो जौ है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं, और इन फसलों की सिंचाई का जो साधन है वह जो पहाड़ी नाले होते हैं वह हैं, अथवा उन पर बनाए गए हुए कूल ही सिंचाई के साधन हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इनका पानी किसी काम में नहीं आता, और जो स्पीति नदी प्रवाहित होती है उसका किनारा तट जो है वह इतना अधिक चौड़ा है कि उसके जल को तट की चौड़ाई की वजह से हम सिंचाई के लिए प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्पीति में ऐसी भूमि है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। लेखक कह रहा है कि स्पीति की भूमि ऐसी है कि उसको खेती योग्य बनाया जा सकता है, जो खेती करने योग्य है, लेकिन इसके लिए हमें उस स्पीति में जल को उलीचना होगा। अर्थात जैसे होता ना कि जल को उलीचना, माने किसी न किसी पात्र के द्वारा उस जल को उस नदी से निकाला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत उस ज़मीन तक पहुंचाया जाए, तो वहाँ भी खेती की जा सकती है। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। स्पीति में ना तो कोई फल होता है, मटर और सरसों के अतिरिक्त कोई दूसरी सब्जी भी वहाँ नहीं होती है। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दाब में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। लेखक कह रहा है कि इस समय शायद वायुमंडल में दाब की कमी होती है, ठंडी अधिक पड़ती है, वर्षा भी नहीं होती है, इसी कारण से वहाँ स्पीति में पेड़ भी नहीं होते हैं। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। इसीलिए स्पीति की जो पहाड़ियाँ हैं वो नंगी और निर्जन हैं। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक कह रहा है कि स्पीति में वर्षा होना जो है वो मात्र एक घटना मानी जाती है, और वहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा सुखकारी संयोग बनता है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। लेखक कह रहा है कि जब हम रात में काजा के डाक बंगले में सो रहे थे रात्रि के समय, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारी खिड़की को खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? और जब मैंने देखा तो उस समय आधी रात से अधिक रात हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि इस समय कौन होगा। लैंप की लौ तेज़ की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज़ हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, और यह देखने के लिए कि इस समय कौन हो सकता है, मैंने लैंप जो हमारे कमरे में जल रहा था उसको तेज़ किया मैंने, और खिड़की का एक पल्ला खोलकर मैंने देखने का प्रयास किया कि कौन हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने खिड़की का पल्ला खोला, एक तेज़ हवा का झोंका मेरे मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, अर्थात वो मेरे शरीर में चुभने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया का मतलब बंद कर दिया। मैंने पुनः जो पल्ला खोला था खिड़की का उसको बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी, और मैं उस पल्ले के पीछे, ताकि फिर हवा का झोंका हमारे शरीर को कष्ट न दे,
उस पल्ले के पीछे छिप करके मैं वहाँ देखा कि वहाँ पर तो बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, लेकिन रात्रि के कारण मुझे वह बारिश का पानी गिरते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, केवल मुझे सुनाई दे रहा था। सुन रहा था, अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे से होकर के ठंडी हवा का झोंका हमारे कमरे में भी प्रवेश कर रहा था। जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, और वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे ये जल की बूंदें नहीं बल्कि बर्फ की बूंदें। देखिए, बर्फ भी आया है और तुषार भी आया। तुषार का अर्थ भी बर्फ ही होता है, यानी बर्फ और अधिक ठंडी लिए हुए गिर रही है, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। और वह आवाज़ इतनी मधुर और तीव्र थी कि जैसे कोई नगाड़ा बजा रहा हो। दुंगछेन को हवा बजा रही थी, महाशंख की धुन घाटी में तैर रही थी, स्फीत की घाटी में वर्षा हो रही थी। और इस तरह से लेखक कह रहा है कि चारों तरफ प्रसन्नता ही थी। वहाँ के लोग प्रसन्न थे क्योंकि आज स्फीत में बारिश हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक कह रहा है कि बारिश होने के कारण कमरे का तापमान भी कम हो गया था, ठंडी बढ़ रही थी कमरे में भी, लेकिन मैं बिस्तर में पड़े पड़े यही सब सोचता हुआ कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्फीत के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है, स्फीत में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। लेखक कह रहा है कि मैं जब सुबह उठ करके चाय पी रहा था तो मैं यह सुन रहा था कि स्फीत के लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि हम लोगों ने जो स्फीत की यात्रा की है वह बड़ी ही शुभ है, क्योंकि हमारी यात्रा के कारण ही शायद स्फीत में बारिश हुई, जो काफ़ी दिनों के बाद हुई है। ओके बच्चों, बस ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।